राम राम भाइयों। तो आज हम पढ़ेंगे 3-4 जो मिक्स टॉपिक लेकर आया हूँ। एक तो देश निषेध अधिनियम 1961 के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में देखेंगे, और एक परशु पूर्व निदान तकनीक परशु पूर्व जांच अधिनियम 1994 जो 1996 को लागू हुआ, और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। इनके बारे में हम जानेंगे। महिला एवं बाल अपराध का टॉपिक राजस्थान पुलिस के सिलेबस के लिए। तो शुरू करते हैं देश निषेध अधिनियम 1961। देश निषेध अधिनियम 1961। दोस्तों, भारत में सबसे पहले देश के ये रोकने पर बात चली थी 1939 में सिंध प्रांत में। जब भारत आजाद नहीं हुआ तब उस समय सिंध प्रांत में सबसे पहले इस पर रोक लगाई गई, और आजादी के बाद 1950 में बिहार राज्य में देश निषेध एक्ट लागू किया। आजादी के बाद बिहार राज्य में देश निषेध एक्ट कब लागू हुआ? बिहार राज्य में सबसे पहले भारत में लागू हुआ 1950 में। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य में 1958 में लागू हुआ देश निषेध एक्ट। उसके बाद लागू हुआ आंध्र प्रदेश में। उसके बाद संपूर्ण भारत के लिए आया देश निषेध अधिनियम 1961। दोस्तों, इसके लिए तो संसद में संयुक्त अधिवेशन आया था सबसे पहले, तब जाकर यह देश निषेध अधिनियम लागू हुआ था। संयुक्त अधिवेशन दोस्तों होता है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये था हमारा देश निषेध अधिनियम। बिल्कुल सिंपल टॉपिक में शॉर्ट परिभाषा, शॉर्ट तरीके से हम सभी टॉपिकों को लेंगे। उसके बाद आता है हिंदू विवाह अधिनियम। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम में क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम में 4-5 बातें याद नहीं रखनी, हम सबको पता है। एक तो शादी फेरे लेने, एक सगोत्र समान गोत्र वाले से विवाह नहीं होता, सेपिंड समान गोत्र या सेपिंड मान सकते हैं, उससे विवाह नहीं होता। एक किसी नातेदार से विवाह नहीं होता, मतलब रिश्तेदार टाले जाते हैं, और साथ फेरे लेना अनिवार्य। ऐसी बातें हिंदू विवाह अधिनियम में। महिला की आयु 18 वर्ष, पुरुष की आयु 21 वर्ष, ये है हिंदू विवाह अधिनियम में बातें जो हम सभी को एक सामाजिक तौर पर हम जानते हैं। उसके बाद आता है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 है ये, और ये दोस्तों 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। दोस्तों, कोई भी एक्ट की कई एक्ट देख लो आप, उसमें आता है जैसे वो 2005 का सूचना का अधिकार, 2006, और कोई भी एक्ट होता है उसके 1 साल बाद में लागू होता है, वो उसको बोलते हैं गर्भ का चिकित्सीय अधिनियम 1971। कोई भी एक्ट 2005 का एक्ट होता है 2006 में लागू होता है, 2012 का एक्ट होता है 2013 में लागू होता है, मतलब 1 साल बाद के लागू, 1 साल बाद के अधिकृत। ये जैसे गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। इसमें क्या दोस्तों, कोई महिला चाहे कि वो अनचाहे गर्भ को गिराना चाहती है, अनचाहे गर्भ को गिराना चाहती है, तो इसके लिए शर्तें हैं। इसके लिए क्या शर्तें हैं कि पहले बात तो गर्भ को कब गिराया जा सकता है? गर्भ को गिराया जा सकता है जब गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो चुकी हो, बच्चे की मृत्यु हो चुकी हो। 2 नंबर, यौन शोषण से पीड़ित हो, यौन शोषण से पीड़ित हो। 2 नंबर, यौन शोषण से पीड़ित हो, या गर्भ कोई जानलेवा हो, डॉक्टर बता दे कि ये खतरा हो सकता है इस गर्भ की वजह से, गर्भ जानलेवा हो, और कोई तकलीफ डॉक्टर की दृष्टि से बताई जाए, या कोई अन्य समाधान, मतलब कोई ऐसी परेशानी रही, अगर डॉक्टर उचित माने कि ऐसा गर्भ इस स्त्री के लिए उचित नहीं है, तो उससे अनचाही गर्भ को हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी शर्त है,
12 सप्ताह से कम का गर्भ होना चाहिए। 12 सप्ताह से अधिक को नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक, अगर हाईकोर्ट या उच्च आदेश के तहत विशेष परिस्थिति में 20 सप्ताह के गर्भ, 20 सप्ताह तक के गर्भ को भी हटाया जा सकता है। अनचाहे गर्भ को कब हटाया जा सकता है? जब बच्चे की मृत्यु हो गई हो, यौन शोषण से पीड़ित हो, गर्भ जानलेवा हो, या डॉक्टर माने कि ये गर्भ किसी भी महिला के लिए हानिकारक है, तो गर्भ हटाया जा सकता है। इसमें भी शर्त है, वो गर्भ 12 सप्ताह से कम का होना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थिति में हाईकोर्ट आदेश दे सकता है, वो गर्भ 20 सप्ताह तक का भी हो सकता है, लेकिन 20 सप्ताह से अधिक का तो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ये आदेश है। तो यह था हमारा गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, जो 1 अप्रैल 1972 को लागू हुआ। उसके बाद हमारा आता है प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994, जो दोस्तों 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ। 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसमें क्या है? प्रसव पूर्व लिंग जांच कराना हम सभी को पता है कि एक अपराध है, लेकिन प्रसव पूर्व लिंग जांच कब कराया जा सकता है? उसमें भी शर्तें। अगर महिला कोई आनुवंशिक रोग से पीड़ित हो, कोई आनुवंशिक रोग से पीड़ित हो, तो प्रसव पूर्व जांच कराई जा सकती है। और कोई रक्त संबंधी रोग हो, महिला के कोई रक्त संबंधी रोग हो, अगर डॉक्टर आदेश दे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रसव पूर्व लिंग जांच कराई जा सकती है। या कोई जन्मजात विकृति हो, महिला के कोई जन्मजात विकृति हो ऐसी जिससे कि, तो भी प्रसव पूर्व लिंग जांच कराई जा सकती है। लेकिन इसमें भी शर्त है दोस्तों, महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पहले गर्भ गिर चुका हो, गर्भपात मतलब 2 या 2 से अधिक बार गर्भपात सौते हो गया हो। अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो तो भी, और ये इसमें से कोई कंडीशन लागू होती हो कि आनुवंशिक रोग हो, रक्त संबंधी रोग हो, जन्मजात विकृति हो, तो गर्भ प्रसव पूर्व लिंग जांच हो सकती है। अगर गर्भपात 2 बार सौते हो चुका हो तो भी उसका प्रसव पूर्व लिंग जांच हो सकती है। अगर महिला नशे आदि की लत वाली महिला हो तो भी प्रसव पूर्व लिंग जांच अगर कानून की दृष्टि से उचित समझा जाए तो हो सकती है। और परिवार में कोई ऐसा आनुवंशिक रोग हो तो भी प्रसव पूर्व लिंग जांच की जा सकती है। इसमें क्या होता है, अब बात आती है कोई कानूनी प्रक्रिया है ही नहीं और ऐसे ही प्रसव पूर्व लिंग जांच की जा रही है, तो क्या होता है? तो इसमें दोस्तों होता है, जो भी ये कार्य कर रहा है, घिनौना अपराध कर रहा है, डॉक्टर है, कोई लैब कर्मचारी है, या कोई किसी भी प्रकार से इसमें संलग्न है, उसके लिए 3 वर्ष व अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष व अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 10,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, और ये जुर्माना अधिकतम 50,000 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों, आशा आपके समझ में आया होगा। ये तो पहले कंडीशन थी, अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए भाई लिंग जांच कराने की तो करा सकते हैं, लेकिन गुप्त रूप से अगर प्रसव पूर्व लिंग जांच हो रही है तो उसके लिए प्रावधान है कि 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष की सजा हो सकती है। जो डॉक्टर, लैब कर्मचारी या कोई अन्य कर्मचारी इसमें शामिल है, और उस पर 10,000 व अधिकतम 50,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ये थी प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम, प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम जो 1994, जो 1 जनवरी 1996 में लागू हुआ। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पॉक्सो एक्ट 2012।
पॉक्सो एक्ट 2012, ये क्या है पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों में यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों में यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट 2012। इसमें क्या प्रावधान है? ये दोस्तों अधिनियम पारित हुआ 29 जून 2012 को, ये पारित हुआ 29 जून 2012 और लागू कब हुआ? ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हो गया। हमारे को बात याद रखनी है लागू कब हुआ। पॉक्सो एक्ट 2012 लागू हुआ 14 नवंबर 2012 को, ये बात हमारे को मुख्य रूप से याद रखनी है। पॉक्सो की परिभाषा हो गई प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चों में यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012, ये थी पॉक्सो की परिभाषा, या मान सकते हैं पॉक्सो की फुल फॉर्म। अब पॉक्सो की परिभाषा क्या है? पॉक्सो में वो शामिल है 18 वर्ष से कम आयु का बालक हो या बालिका हो। पॉक्सो में आमतौर पर मानते हैं कि बालिका, लेकिन इसमें बालक भी शामिल होता है। अगर किसी बालिक या बालिका के साथ कोई असामाजिक कार्य जो होता है वो इसमें पॉक्सो में शामिल किया जाता है। इसके तहत समय समय पर परिवर्तन भी किया गया। अब इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बालिका के साथ दुष्कर्म होता है तो इसमें 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड तक का प्रावधान इसमें है। अब अलग अलग कर दिया, 12 वर्ष से कम आयु, 16 वर्ष से कम आयु, 18 वर्ष से कम आयु। निर्भया केस के बाद में भी इसमें चेंज किया गया। मतलब 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म तो 20 वर्ष या मृत्युदंड तक का प्रावधान है। और 12 से 16 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, 16 वर्ष की कम आयु के साथ बलात्कार हो तो उसमें भी 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 16 वर्ष तक की बालिका के साथ दुष्कर्म हो तो उसमें भी 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। पहले ये सजा दोस्तों 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म तो पहले सजा 10 वर्ष थी, अब हो गई 20 वर्ष। और 16 वर्ष से अधिक की आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म हो तो सजा 10 वर्ष, पहले ये 7 वर्ष थी। दोस्तों एक बार पुनः देख लो, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ अगर दुष्कर्म हो तो 20 वर्ष की सजा या मृत्युदंड हो सकता है। और 16 वर्ष से कम आयु मतलब 12 से 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म हो तो 20 साल की सजा। अगर 16 वर्ष से अधिक, 16 से लेकर 18 तो उसके लिए 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, पहले 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था। ये थी पॉक्सो एक्ट की परिभाषा, इसमें सजा, पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ उसके बारे में। अब इसमें पढ़ेंगे हम विभिन्न अपराध की श्रेणियों के बारे में भी जानेंगे। अपराध की इसमें 4 श्रेणी है। एक लैंगिक हमला, लैंगिक हमला। 2 नंबर आता है गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला, गुरुतर लैंगिक हमला। और 3 नंबर टॉपिक आता है लैंगिक प्रवेशन हमला, लैंगिक प्रवेशन हमला। और 4 नंबर गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला।
गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला, ये 4 इसकी श्रेणियां हैं। मतलब इस तरीके के साथ किसी भी प्रकार का लैंगिक हमला हो। गुरुतर क्या है? अगर कोई सरकारी कर्मचारी या जिम्मेदार आदमी, मतलब सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार आदमी होता है अपना, वो ऐसा कार्य करता है, उसको कहा जाता है गुरुतर लैंगिक हमला। लैंगिक प्रवेशन हमला, उसको महिला के साथ बलात्कार हो तो उससे बोलते हैं लैंगिक प्रवेशन हमला। अगर कोई गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला, मतलब कोई जिम्मेदार आदमी, सरकारी आदमी ये काम करे तो उसके लिए गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला। तो अब इसमें ये और ये अपराध एक ही है। इसमें देखो सिविल आदमी, इसमें सरकारी आदमी, तो इसके लिए सरकारी आदमी के लिए सजा भी ज्यादा है, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो तो रक्षा करने वाला आदमी है। जैसे कोई पुलिस विभाग से संबंधित ये काम सिविल आदमी ने किया, ये कोई पुलिस विभाग से संबंधित दुष्कर्म का है, तो उसके लिए सजा का भी ज्यादा प्रावधान है। लैंगिक हमला में 3 वर्ष व अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और गुरुतर लैंगिक हमला, इसमें 5 वर्ष ये जिम्मेदार आदमी का था, इसलिए अधिकतम 7 वर्ष। और लैंगिक प्रवेशन, इसमें दुष्कर्म की बात कही गई है, इसमें 7 वर्ष या आजीवन है, आजीवन तक भी हो सकता है, 7 वर्ष या आजीवन। और यौन गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला, इसमें भी आजीवन सजा हो सकती है, आजीवन सजा हो सकती है। अब पोक्सो एक्ट के तहत जो विभाग काम करते हैं, उसके लिए बच्चों से संबंधित साक्ष्य 30 दिनों में जुटाना उससे अनिवार्य होता है। उस विभाग को 30 दिनों में, पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है तो 30 दिन में साक्ष्य जुटाना अनिवार्य है। और 1 साल में संपूर्ण कार्रवाई, लास्ट 1 साल में तो संपूर्ण कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए, ये प्रावधान है। उसके लिए राज्य सरकार या उच्च न्यायालय विशेष न्यायालयों का भी प्रावधान कर सकता है। सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय माना जाता है। यदि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण की घटना घटी, केवल यौन शोषण करने वाला भी अपराधी नहीं है दोस्तों, यौन शोषण देखने वाला, और किसी ने यौन शोषण होते देखा, उसकी रिपोर्ट नहीं दी, बताया नहीं, तो वो भी अपराधी है, अपराधी से कम नहीं, उसके लिए भी 6 माह की सजा का प्रावधान है। किशोर बालक द्वारा अपराध किया जाए तो इसके लिए किस अधिनियम के तहत कार्रवाई थी? तो दोस्तों, अगर कोई किशोर बालक अपराध करता है तो इसके लिए किशोर अपराध अधिनियम सन 2000 के तहत कार्रवाई, किशोर अपराध अधिनियम सन 2000 में जो कार्रवाई उल्लेख उसके तहत कार्रवाई होती है। इसमें पुलिस संरक्षक की भूमिका अदा करती है किशोर अपराध अधिनियम 2000 के तहत, और पुलिस सादा वस्त्रों में इसकी रिपोर्ट लेती है, जांच करती है। और जो किशोर अपराध अधिनियम से संबंधित जो घटनाएं घटित होती है, उसमें कुछ हद तक मीडिया पर भी पाबंदी रहती है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर करें।